Good morning students, this is online session of class 12th and I am discussing chapter 3 that is current electricity. लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स ओम्स लॉ डिस्कस किया था और ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन आप एक तो 10th क्लास में पढ़ चुके हो दैट इज R इक्वल टू वी अपॉन आई, ये आपने पढ़ा था V इक्वल टू आई आर और यहाँ से R हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज V अपॉन आई। ठीक है, एक रिलेशन हमने और डिस्कस किया था दैट इज ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की। ठीक, ये हमारे पास R एक क्वांटिटी आई थी जिसको हमने बोला था कि ये क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ से हमने पढ़ा था ना कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से इसकी मल्टीप्लाई की थी दैट इज नोन एज द R। अब R क्या है यहाँ पर, R इज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। R को हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ठीक है, अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे कि R किसी भी मेटल की या किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो होने को अपोज करती है। ठीक है ना, यानी कि करंट के फ्लो होने के लिए एक हर्डल क्रिएट करती है। ठीक है, एक अपोजिशन क्रिएट करती है, तो वो अपोजिशन कौन क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ठीक है, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। ठीक, अब यहाँ से R की डेफिनेशन क्या बन सकती है, R इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, यानी कि वोल्ट अपॉन करंट। V क्या है, वोल्ट अपॉन करंट। ठीक, और इसकी यूनिट आप सब जानते हो कितनी होती है, यूनिट इसकी, यूनिट होगी इसकी ओम, OHM। ठीक है, इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक, डायमेंशन की बात अगर करें तो डायमेंशन क्या होगी इसकी, वोल्ट की डायमेंशन। वोल्ट को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज। वोल्ट को किस तरीके से लिखेंगे, वर्क डन अपॉन चार्ज। और करंट की डायमेंशन या करंट को तो सिंपल A लिखा जाता है। ठीक, अब वर्क डन की डायमेंशन क्या होगी स्टूडेंट्स, ml स्क्वायर टी माइनस टू, ml स्क्वायर टी माइनस टू। चार्ज को हम किस तरीके से लिखते हैं, A इंटू टी अपॉन A। थोड़ा सा मॉडिफाई इसको कर लीजिए, फाइनली वी गेट, ये आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, वर्क डन ml स्क्वायर टी माइनस टू चार्ज AT अपॉन A। ऑलराइट, थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे इसको, ml स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन A स्क्वायर टी। ठीक, एंड फाइनली वी गेट ml स्क्वायर टी माइनस थ्री A माइनस टू। इट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस R। किसकी डायमेंशन है ये, R की डायमेंशन। ठीक है, इसका यूज करेंगे अभी बाद में, दैट इज ml स्क्वायर टी माइनस थ्री A माइनस टू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये टॉपिक भी आप स्टूडेंट्स 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं? रो। ठीक है, सबसे पहले तो कंडक्टर्स जो फैक्टर्स होते हैं रेसिस्टेंस के, किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स affecting the resistance of the conductor. Factors affecting the resistance of a conductor. ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, 10th क्लास में आप डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट, लेंथ। ठीक, जो किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज होगी तो कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, दैट इज ए। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी कंडक्टर का बढ़ रहा है तो जो रेसिस्टेंस है उस कंडक्टर का वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है तो जो रेसिस्टेंस है कंडक्टर का वो इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, यानी कि जो रेसिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया की। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज नोन एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। हियर रो इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा, इरेज कर दें इसको, कॉपी कर लीजिए। चलिए, सिंपल टॉपिक्स हैं ये, 10th क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, इसीलिए इनको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से इनको ख़त्म करके आगे मेन टॉपिक पर चलते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, R इक्वल टू रो L/A। यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी RA/L। ऑलराइट, R की यूनिट हम जानते हैं कितनी होती है, ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, M से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ओम मीटर। ठीक है, ये यूनिट हो गई। एंड डायमेंशन कितनी हो जाएगी, डायमेंशन रेसिस्टेंस की डायमेंशन ये अभी हमने फाइंड आउट की थी, दैट इज
एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 2 एंड लेंथ l. Finally we get m l cube t minus 3 a minus 2. This is the dimension of electrical resistivity. नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको. दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. डन. चलिए आगे चलते हैं. अब अभी हमने बात की थी कि किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है. तो ये फैक्टर्स हमारे सामने निकल कर आए, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया. अब अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि किसी भी कंडक्टर का जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है या उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. ठीक है, तो इस बात को डिस्कस करते हैं कि किसी भी कंडक्टर की जो स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी है वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगी. Write down the heading. Factors affecting the electrical resistivity. Factors affecting the electrical resistivity of a conductor. ऑफ ए कंडक्टर. देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने एक ओम्स लॉ पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर. यहाँ से R हमने क्या कैलकुलेट किया था, V अपॉन आई. एक और हमने फंक्शन कैलकुलेट किया था R का, दैट इज एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टॉ. ये एक्सप्रेशन हमने और फाइंड आउट किया था. ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. R इक्वल टू कितना हो जाएगा, m अपॉन एन ई स्क्वायर टो L अपॉन ए. ठीक है, L अपॉन ए को हमने सेपरेट लिख लिया, हमने कुछ नया नहीं किया है. जो ये L अपॉन ए है इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा सेपरेट लिख लिया. ठीक है, अब L अपॉन ए की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, R इक्वल टू रो L अपॉन ए. ठीक, तो यहाँ से L अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, R अपॉन रो. ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए. R इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एन ई स्क्वायर टो अपॉन R अपॉन रो. ठीक है, R से R कैंसिल आउट हो गया, ये रो इसको इधर ले आइए उठा के. फाइनली वी गेट, क्या मिलेगा हमें, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो. ठीक, अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ से देखिए दो फैक्टर्स हमारे पास निकल कर आ रहे हैं. एक तो रो, फर्स्ट रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू number of density of charge carriers. Second, rho is inversely proportional to 1 upon 2. ठीक है, देखिए इन दोनों बातों का मतलब समझते हैं क्या है. रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स के. नंबर ऑफ डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी का मतलब है कि किसी पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज द डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स. ठीक, सेकंड है यहाँ पर टो, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम. जब जो चार्ज कैरियर्स हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो उनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो कितना है. ठीक है, अब यहाँ पर
दो बातों पर डिपेंड कर रहा है ये, ठीक। एक तो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, इसका मतलब समझते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि इंसुलेटर्स भी हैं, सेमीकंडक्टर्स भी हैं, मेटल्स भी हैं, ठीक है, तो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। भाई जाहिर सी बात है, मेटल्स में ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, यहाँ पर बात हो रही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स में भी कम होंगे, ठीक। तो जो डेंसिटी है वो कहाँ पर ज़्यादा होगी, वो मेटल्स में ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यानी कि जो रेजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, वो एक्चुअली में किस बात पर डिपेंड कर रही है, नेचर पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, कि हमारा मटेरियल किस नेचर का है, वो एक मेटल है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, किस टाइप का मटेरियल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो इस यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हुआ हमें, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल के नेचर पर डिपेंड कर रहा है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी। तो नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम्स का मतलब क्या है कि किस मटेरियल में कितनी ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो नेचर ही तो हुआ वो एक तरीके का, ठीक है, वो नेचर ही तो डिफाइन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही तो डिफाइन करेगा कि ये हमारे पास मेटल है, ये इंसुलेटर है, या ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है। तो नेचर पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये जो फर्स्ट रिलेशन है ये हमें नेचर के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड पॉइंट, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है, ये हमें किसके बारे में बता रहा है, एक्चुअली ये टेम्परेचर के बारे में बता रहा है, ठीक है। अगर हम किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तब जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, और वो अगर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, रिलैक्सेशन टाइम्स डिक्रीजेज। इसको यहां लिख देते हैं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज रिलैक्सेशन टाइम tau will decrease and electrical resistivity will increase. Electrical resistivity will increase. क्लियर? तो यानी कि ये जो दो रिलेशन है ये हमें किसके बारे में बता रहा है, ये नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में बता रहा है, एंड इट इज ये बता रहा है हमें टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट 3-4 छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है करंट डेंसिटी।
फर्स्ट करंट डेंसिटी देखिए करंट डेंसिटी क्या है। सपोज मान लीजिए ये कंडक्टर है मेरे पास और इस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट ए पर मुझे करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी का मतलब क्या होगा कि इसके पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कितने अमाउंट करंट इससे फ्लो हो रहा है। समझ में आया। अगर सपोज मान लीजिए किसी भी कंडक्टर के पॉइंट ए पर मुझे करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका क्या मतलब होगा कि वहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी या कितने अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ पर यूनिट, इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट अपॉन एरिया, ठीक है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर J, ठीक। करंट डेंसिटी it is defined as the amount of electric current flowing per unit area of the conductor, flowing per unit area of the conductor. It is denoted by J, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, J इक्वल टू I अपॉन A, ठीक है। यानी कि करंट डेंसिटी J इक्वल टू करंट I, that is area. All right, unit of J क्या यूनिट होगी, करंट की यूनिट एम्पियर, एंड एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। सो फाइनली एम्पियर ए से डिनोट किया और मीटर पावर -2, इट इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। क्लियर। अब देखिए करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। कॉपी कर लीजिए, मेन फॉर्मूला है ये। इसके बाद में इसका जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करेंगे, दैट इज लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड आउट किया था करंट और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी उसमें रिलेशन फाइंड आउट किया था, ठीक है। क्या रिलेशन आया था, I इक्वल टू ANEVD, वेयर VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड I इज द करंट। ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 अगर मैं बोल दूं तो फाइनली वी गेट J इक्वल टू ANEVD अपॉन A। ए से A कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फाइनली वी गेट J इक्वल टू NEVD, ठीक है, NEVD।
क्लियर है स्टूडेंट्स? ये रिलेशन आ गया किस किस में, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए, बाकी इसमें जो एक कंडक्टेंस की डेफिनेशन बची है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और जो आगे के न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड वो भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।